बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर हाफिज़ से होंगे। CS502 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है और ये चैप्टर नंबर 4 का लास्ट लेक्चर है। आज का दोस्तों लेक्चर नंबर 16 पढ़ने के बाद आपका जो मिड टर्म का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी आप ये हमारे 16 लेक्चर्स कवर करने के बाद इंशाल्लाह 100% मिड टर्म की प्रिपरेशन कर सकते हैं और 100% मिड टर्म के अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे एनालिसिस ऑफ क्विक सॉर्ट से। तो ये जो पैराग्राफ है एनालिसिस ऑफ क्विक सॉर्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ज़रा रीड कर लें। द रनिंग टाइम ऑफ क्विक सॉर्ट डिपेंड्स हैवीली ऑन द सिलेक्शन ऑफ द पिवट। यानी वो कह रहा है कि जो आपके क्विक सॉर्ट का रनिंग टाइम होता है वो आपके पिवट की सिलेक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने पिवट किस तरह का सिलेक्ट किया है। इफ़ द रैंक ऑफ द पिवट इज़ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल देन द पार्टीशन विल बी अनबैलेंस्ड। कहता है अगर आपने अपने क्विक सॉर्ट के अंदर जो आपको अरे गिवन है उस अरे में से आपने जो पिवट चूज़ किया है अगर वो बहुत ही बड़ी वैल्यू कोई होगी या बहुत ही कोई छोटी वैल्यू होगी तो कहता है जो आपकी पार्टीशन होगा, जो आपका BST बाइनरी सर्च ट्री होगा वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। जब वो अनबैलेंस्ड होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा उसको बैलेंस करने के लिए या अपने क्विक सॉर्ट को रन करने के लिए आगे। सिंस द पिवट इज़ चूजन रैंडमली इन आवर एल्गोरिदम, लेकिन कहता है अगर आप अपने पिवट को अपनी अरे के अंदर रैंडमली चूज़ करोगे, रैंडमली पिक करोगे, मतलब ना तो आपने बहुत बड़ी वैल्यू चूज़ करनी है ना ही बहुत स्मॉल वैल्यू चूज़ करनी है, मतलब एवरेज सी वैल्यू आपने चूज़ करनी है, रैंडम सी वैल्यू चूज़ करनी है। तो कहता है अगर आप एक रैंडम वैल्यू चूज़ करोगे द एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम इज़ ऑर्डर ऑफ n log n। कहता है अगर आप एक रैंडम वैल्यू पिक कर लोगे तो फिर आपका रनिंग जो टाइम है वो कितना लगेगा, ऑर्डर ऑफ n log n लगेगा। ठीक है, ये एक जनरल दोस्तों केस है एनालिसिस ऑफ क्विक सॉर्ट का। आगे देखें, ये जो मैंने ग्रीन कलर के साथ हाईलाइट किया हुआ ना, मतलब क्या कि नॉर्मल केस के अंदर उसका रनिंग टाइम कितना लगेगा, ऑर्डर ऑफ n log n। आगे देखें, द वर्स्ट केस टाइम हाउएवर इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, लाइकली दिस हैपन्स रेयरली। मतलब वो कह रहा है जनाब वैसे क्विक सॉर्ट के ऊपर नॉर्मली कहता है ऑर्डर ऑफ n log n रनिंग टाइम लगता है, लेकिन कहता है वर्स्ट केस यानी बुरे से बुरा जो केस होता है उसके अंदर कहता है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर भी लग सकता है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर भी टाइम लग सकता है। लेकिन आगे वो कह रहा है दिस हैपन्स रियली, लेकिन ये बहुत कम चांस होते हैं कि जो है आपका n स्क्वायर टाइम लगे। मोस्टली कहता है केसेस के अंदर क्या होता है हमारे पास n log n ही टाइम लगता है। क्लियर, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है ग्रीन कलर के साथ, आगे आपको पता चल जाए कि नॉर्मल केस के अंदर ये टाइम कम्प्लेक्सिटी है और रियर केस मतलब बहुत कम केस होते हैं जिसके अंदर क्विक सॉर्ट को रन होते हुए एन ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम लगता है। तो ये वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ वर्स्ट केस के अंदर टाइम कम्प्लेक्सिटी क्विक सॉर्ट की कितनी हो सकती है, तो आपने कहना वर्स्ट केस के अंदर टाइम कम्प्लेक्सिटी क्विक सॉर्ट की ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होती है, जबकि नॉर्मल यानी बेस्ट केस और एवरेज केस के अंदर कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ n log n। आगे वर्स्ट केस एनालिसिस ऑफ क्विक सॉर्ट, मतलब कहता है जनाब क्विक सॉर्ट का हम एनालिसिस करेंगे वर्स्ट केस कहते हैं बुरे से बुरा केस। ठीक है, उसके अंदर कहता है टाइम कम्प्लेक्सिटी के दोस्तों आपने सिर्फ फार्मूला याद करना है। यहाँ पे आपने इसने बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन की हुई है मैथमेटिक्स की, आपने वो सारी नहीं करनी, आपने सिर्फ वर्स्ट केस एनालिसिस ऑफ क्विक सॉर्ट का सिर्फ ये फार्मूला करना है। अब इस फार्मूला को समझा देता हूँ। यहाँ पे T ऑफ n मतलब टोटल नंबर ऑफ टाइम इक्वल टू T ऑफ Q माइनस 1। ये बेसिकली आपकी अरे के जो लेफ्ट हाफ पोर्शन के ऊपर पार्टीशन का टाइम लग रहा है ना, ये बेसिकली उस टाइम को डिनोट कर रहा है। और उसके बाद प्लस T इंटू n माइनस क्यू, ये बेसिकली आपकी अरे के राइट साइड पे जो पार्टीशन का टाइम लग रहा है उसका ये टाइम कम्प्लेक्सिटी है। उसके बाद प्लस n, ये n क्या है, ये n बेसिकली आपके ओवरऑल टोटल अरे को जो सॉर्ट करने पे टाइम लग रहा है ये वो वाली टाइम कम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, तो मतलब वो कह रहा है आपके जो अरे का लेफ्ट पोर्शन है उसकी पार्टीशन का टाइम प्लस जो आपकी अरे का राइट पोर्शन है उसकी टाइम पार्टीशन का टाइम प्लस आपकी टोटल अरे का सॉर्टिंग का टाइम, इन तीनों को कहता प्लस करो तो फिर हमारे पास टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है इसके अंदर वर्स्ट केस के अंदर क्विक सॉर्ट की। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई। उसके बाद यहाँ पे उसने एक चीज़ अब उसमें ये कहता है टोटल टाइम वर्स्ट केस के अंदर कितना होगा, कहता है अगर इफ़ n लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब कहता है अगर आपके पास n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कहता है अगर आपकी अरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स
1 हो या 1 से लेस हो तो फिर कहता है आपकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगी क्विक सॉर्ट की वो कितनी आएगी, 1 आएगी। लेकिन कहता है अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स अरे के अंदर जो है वो 1 से ज़्यादा, मतलब 2 है, 3 है, 4 है, अप टू 1 जितने भी हैं, तो फिर कहता है कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम क्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू n। मतलब कहता है क्यू क्या है, क्यू बेसिकली आपका पिवट एलिमेंट है। फिर कहता है आपको क्या होगा कि मैक्सिमम आपका जो पिवट एलिमेंट है ना, कहता है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किसके, 1 के, या फिर लेस और इक्वल होना चाहिए आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के। और उसके बाद बाकी सारा वैसे ही है जो मैंने आपको ऊपर समझाया कि टी ऑफ क्यू माइनस 1 ये आपके लेफ्ट पोर्शन का पार्टीशन, राइट प्लस राइट पोर्शन की पार्टीशन और प्लस टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो ये आपने पूरा फार्मूला जो समझाया ये आपने अच्छे से याद कर लेना है, फर्स्ट केस एनालिसिस ऑफ टाइम क्विक सॉर्ट का, ठीक है जी। बाकी ये सारी मैथमेटिक्स की वो की हुई हैं कैलकुलेशन, इनको छोड़ दें, ये नहीं करनी है आपने। नेक्स्ट एवरेज केस एनालिसिस ऑफ क्विक सॉर्ट, मतलब कहता है एवरेज केस क्या होता है, मतलब मीडियम लेवल का केस जिसमें बेस्ट केस और मतलब जिसमें बेस्ट और बैड दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, उसको हम एवरेज कहते हैं, मतलब दरमियानी लेवल का यार केस, ठीक है जी। तो कहते हैं दरमियानी लेवल के केस के अंदर क्विक सॉर्ट का एनालिसिस कितना होगा, थीटा ऑफ n log n या ऑर्डर ऑफ n log n, ये तो मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, n log n टाइम लगता है, ठीक है जी, एवरेज केस के अंदर। और वर्स्ट केस के अंदर n स्क्वायर टाइम लगता है, ये मैं ऊपर आपको समझा चुका हूँ। इस ये MCQ इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अच्छा अब वो कह रहा है अगर जनाब आपका कहता है एवरेज केस है तो फिर टाइम कितना लगेगा, टी ऑफ n टोटल टाइम इक्वल टू 1 कब आएगा, जब इफ़ n लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब जब आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहता है एक से कम हो या एक ही एलिमेंट हो, तो फिर कहता है 1 टाइम यूनिट ऑफ टाइम लगेगा आपकी क्विक सॉर्ट को रन होते हुए। और कहता है अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं, तो फिर कहता है एवरेज टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर आपके क्विक सॉर्ट को कितना टाइम लगेगा, समीशन ऑफ क्यू इक्वल टू 1। क्यू इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, कि मतलब फिर कहता है हम स्टार्ट क्यू को 1 से करेंगे, मतलब मे भी हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, तो फिर कहता है हम क्या करेंगे भला, कि हमारा पिवट एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा भला, 1 आएगा। इसलिए दोस्तों उसने क्यू इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, कि मतलब देखिए ना अगर 2 एलिमेंट हैं तो फिर आपको पिवट एलिमेंट कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, तो इसलिए क्यू इक्वल टू 1। तो रियल नॉर्मल केस यही हो सकता है ना, 2 एलिमेंट, कम से कम 2 एलिमेंट, क्योंकि उसने कहा था अगर 1 होंगे तो फिर तो टाइम कम्प्लेक्सिटी आपकी 1 आएगी। लेकिन ये वाला फार्मूला कब अप्लाई हो रहा है, जब आप कम से कम कितने एलिमेंट हों, 2 एलिमेंट हों, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है। तो कहता है अगर आपके 2 एलिमेंट हैं तो फिर उसके ऊपर उसमें से जो पिवट एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, पहले वाला, तो इसलिए क्यू इक्वल टू 1। और उसके बाद जाएँ कहाँ तक, मैक्सिमम दोस्तों हम n तक जाएंगे, मतलब कहता है पिवट एलिमेंट 2 एलिमेंट के अंदर तो ठीक है 1 से स्टार्ट करेगा, लेकिन अगर एलिमेंट्स 2 से ज़्यादा हो, मतलब 3, 4, 5 जितने मर्जी हो, तो फिर कहता क्या होगा भला, फिर जो हमारा पिवट होगा वो क्या होगा, n तक जा सकता है, मतलब जितने टोटल एलिमेंट्स हैं वो ही हमारा पिवट एलिमेंट हो सकता है। और उसके बाद स्टार्टिंग में उसने कहा 1/n का मतलब क्या है, कि मतलब आपके टोटल एलिमेंट्स का हाफ कर रहा है वो। और उसके बाद बाकी फार्मूला सेम वैसे ही ऊपर जो मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। सिर्फ फ़र्क क्या पड़ा यहाँ पे, यानी वो आपके जो ऊपर वाला फार्मूला था मेन वर्स्ट केस के अंदर, कि आपकी लेफ़्ट पोर्शन का पार्टीशन प्लस राइट पोर्शन की पार्टीशन प्लस टोटल टाइम ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिदम, वो सारा प्लस करने के बाद जो आएगा कहता है आंसर, उसको कहता है हाफ कर लो, तो ये आपका एवरेज बन जाएगा, क्योंकि ये एवरेज है तो एवरेज का मतलब क्या होता है, हाफ कर लेना। तो इसलिए इसने स्टार्ट के ऊपर 1/n लगा दिया, मतलब कहता है जो भी आपके टोटल एलिमेंट्स हैं उसको हाफ कर लो। चलो जी, उसके बाद बाकी से सारी कैलकुलेशन की हुई है, ये सारी छोड़ दें, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगले इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ MCQs भी आ सकता है कि बताओ इन प्लेस और स्टेबल सॉर्टिंग क्या होती है। दोस्तों इन प्लेस वो सॉर्टिंग होती है जिसके अंदर आप जिस अरे को सॉर्ट करने लगे हो उस अरे के अंदर रहते हुए आप सॉर्टिंग करोगे, मतलब कोई एक्स्ट्रा आप अरे यूज़ नहीं करोगे। तो मतलब ऐसी सॉर्टिंग जिसमें आप अरे को सॉर्ट करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा अरे का इस्तेमाल ना करो, एक्स्ट्रा स्पेस का इस्तेमाल ना करो, दोस्तों ऐसी सॉर्टिंग को हम कहते हैं इन प्लेस सॉर्टिंग। और स्टेबल सॉर्टिंग कौन सी होती है, स्टेबल सॉर्टिंग दोस्तों वो होती है जिसके अंदर जिस एलिमेंट की जो पोजीशन बनती है वो उसी सेम पोजीशन पे जाके फिट हो, इसको कहते हैं स्टेबल सॉर्टिंग। लेकिन अगर आपने सॉर्टिंग की तो है, लेकिन आपके जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी फाइनल पोजीशन, मतलब जो उनकी पोजीशन बनती थी वहाँ पे जाके सेट नहीं हुए, तो दोस्तों ऐसी सॉर्टिंग को हम कहते हैं अनस्टेबल सॉर्टिंग। ठीक है जी, ओके जी। अब यहाँ पे देखें, पढ़ के भी सुना देता हूँ। तो इन प्लेस की पहले डेफिनेशन लिख रहा है, कहता एन इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज वन दैट यूजेस नो एडिशनल अरे फॉर स्टोरेज। मतलब वो कह रहा है जनाब जी
इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम वो होता है जिसके अंदर हमें कोई भी एडिशनल एरे की स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने भी तो आपको यही बताया था कि मतलब कि एक ऐसी सॉर्टिंग जिसके अंदर आपको अपनी अरे को सॉर्ट करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा अरे की ज़रूरत, एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत ना पड़े, उसको हम इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम कहते हैं। और उसके बाद स्टेबल सॉर्टिंग, आगे वो कहता है अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज स्टेबल इफ डुप्लीकेट एलिमेंट्स रिमेन इन द सेम रेलिवेंट पोजीशन आफ्टर सॉर्टिंग। और दूसरे नंबर पे उसने कौन सी डेफिनेशन किया, ये जो पहली लाइन ना आपकी, ये पहली वाली यहाँ तक एरे फॉर स्टोरेज, यहाँ तक आपकी इन प्लेस की डेफिनेशन है। और उसके बाद यहाँ से आगे अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज़, ये आपकी स्टेबल सॉर्टिंग की डेफिनेशन है। तो उसने क्या बताया बेसिकली, कहता है जनाब जी स्टेबल सॉर्टिंग बेसिकली वो होती है जिसमें आपके अगर डुप्लीकेट एलिमेंट्स आ जाएं, जैसे 3 है, फिर उसके बाद 3 की पावर 1 है, फिर 3 की पावर 2 है, तो देखें डुप्लीकेट ही है ना कि 3 की पावर ऐसे बढ़ रही है लेकिन मेन वैल्यू 3 ही है। तो कहता है अगर आपकी अरे में डुप्लीकेट वैल्यू है और वो डुप्लीकेट वैल्यू अपनी रिलेटिव पोजीशन पे ही जाके फिक्स हो, जो मतलब उनकी पोजीशन बनती थी वहाँ पे जाके फिक्स हो, तो कहता है उसको हम कहते हैं स्टेबल सॉर्टिंग। अब यहाँ पे देखें समझाता हूँ आपको। देखें ये दोस्तों एक एरे है जो कि अनसॉर्टेड एरे है, मतलब जिसको हमने अभी सॉर्ट करना है। इसमें देखें डुप्लीकेट वैल्यू कौन सी है, ये देखें 3, ये सिंगल 3 है जिसकी पावर 0 है, उसके बाद ये 3 है जिसकी पावर 1 है, और ये 3 के ऊपर जो डबल कोटेशन लगी हुई है ना, इसका मतलब 3 की पावर 2, ये मतलब है इसका। ठीक है जी। अब देखें ज़रा, अगर मैं कहूँ कि इस अरे को सॉर्ट करो तो आप कैसे करोगे, 1 को पहले लिखोगे, फिर 2 को लिखोगे, फिर 3 को, 3 अब 3 दफ़ा ना, तो आप इसमें से 3 कौन सा पहले लिखोगे, जिस 3 की पावर 0 है तो पहले वो आएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ी पावर वाला, फिर उससे बड़ी पावर वाला, ऐसे आएगा ना। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं स्टेबल सॉर्टिंग, जिसमें आप पावर के लिहाज से तरतीब दे रहे हो लेकिन सेम वैल्यू डुप्लीकेट वैल्यूज़ को। लेकिन दोस्तों अनस्टेबल सॉर्टिंग क्या होती है, जिसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू को देखो उनकी पोजीशन के लिहाज से नहीं लिख रहे। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, अनस्टेबल के अंदर देखो जिसकी पावर 1 थी उसको पहले लिख दिया, जिसकी पावर 0 थी उसको बाद में लिख दिया। अलग ऐसा तो नहीं होता, जिसकी पावर 0 होती है उसको तो पहले लिखना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो यही होती है दोस्तों अनस्टेबल सॉर्टिंग। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। सॉरी। नेक्स्ट लोअर बाउंड्स फॉर सॉर्टिंग। दोस्तों ये भी एक सॉर्टिंग का न्यू एक टेक्निक है, एक जो है ना वो हमारे पास एल्गोरिथम है जो क्या करता है, हमारे डिफरेंट अरेज को सॉर्ट करने में हमारी हेल्प करता है कम टाइम के अंदर। अब मान जैसे ये अब लोअर बाउंड कैसे वर्क करता है उसके बारे में सीख लेते हैं। दूसरा कहता है मान लो आपके पास 3 वैल्यूज हैं, A(1), A(2) और A(3). देर आर, अच्छा यहाँ पे देखिए अब ये वो वैल्यू दे रहा है आपको, कहता है इन ये नंबर है ना आपके पास डिफरेंट, इन नंबर को सॉर्ट करो। अब दोस्तों लोअर बाउंड सॉर्टिंग वर्क कैसे करता है उसके बारे में अच्छे से सीख लें। सबसे पहले दोस्तों आपने देखना था कि आपके पास कितने टोटल नंबर्स हैं। तो आपके पास यहाँ पे कितने नंबर हैं, 1 2 3 नंबर हैं, A(1), A(2) एंड A(3). अब आपने क्या करना है, जितने आपके पास टोटल नंबर है ना उसकी उतनी 2 की पावर ले लेनी है। तो 3 नंबर है तो 2 की पावर 3 ले, जवाब कितना आता है, 2 की पावर 3 ले, जवाब आता है 6, जवाब क्या आता है 6। यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखने ज़रा। अगर आप 2 की पावर लो जनाब 3, 2 की पावर 3 लो तो जवाब कितना, 2 2 4 4 8 नहीं बल्कि 8 आता है यार, सॉरी 8 आता है। यहाँ पे आप पावर नहीं लेनी, बल्कि मुझे याद आया आपने यहाँ पावर नहीं लेनी, बल्कि उसने खुद बताया हुआ, कहता 3 का फैक्टोरियल लेना है आपने। बेसिकली आपने जितनी आपके पास वैल्यू गिवन होगी उसका फैक्टोरियल लेना। तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है आपके पास, नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं आपके पास इक्वल टू 3। तो 3 का कहता है आपने क्या ले लेना है फैक्टोरियल, तो फिर 3 का फैक्टोरियल लेंगे, जो आपका कहता है 6। यानी जनाब अगर आपके पास टोटल 3 वैल्यूज़ हैं तो इन 3 वैल्यूज़ के पॉसिबल कम्बिनेशन कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। वो कैसे पता चला, जितने आपके पास नंबर थे उसका आपने फैक्टोरियल ले लिया, जो आंसर आया इतने आप क्या बनेंगे, कम्बिनेशन बनेंगे। अब आपके पास मेन वैल्यू कौन कौन सी थी, A(1) थी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एक वैल्यू थी A(2), फिर एक वैल्यू थी आपके पास A2, फिर आपके पास एक वैल्यू है A3। अब इनके दोस्तों कम्बिनेशन कितने बनेंगे, 6 कम्बिनेशन बनेंगे। कैसे कैसे बोला वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। बेसिकली इसमें हम करते क्या, ये जो होती है ना हमारे पास लोअर बाउंड सॉर्टिंग, इसमें बेसिकली हम ये करते हैं, ये करते हैं कि जितने हमारे पास नंबर हो उसका हम फैक्टोरियल लेते हैं, जो आंसर आए उतने हम कम्बिनेशन बनाते हैं उसके। अब इसके 6 कम्बिनेशन बनेंगे। कैसे वो यहाँ पर बना के दिखाता हूँ आपको, देखना जरा। यहाँ पे पहला कम्बिनेशन बनेगा, कम्बिनेशन नंबर 1 क्या बनेगा, A(1), A2, A3। दूसरा कम्बिनेशन क्या बनेगा, A(1), A3, A2। तीसरा कम्बिनेशन क्या बनेगा, A2, A1, A3। ठीक है। चौथा कम्बिनेशन क्या बनेगा, A2, A3, A1। ठीक है जी।
उसके बाद दोस्तों आपका जो पांचवा कम्बिनेशन बनेगा वो कौन सा बनेगा, मतलब A3 कॉमा A1 कॉमा A2 ठीक है। जो छठा कम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा A3 कॉमा A2 कॉमा A1। ये ले जी 6 कम्बिनेशन मैं आपको पूरे बना दिया। और ये देखें ये 6 के 6 कम्बिनेशन जो मैंने बना के दिखाए हैं ये सारी यूनिक हैं, इनमें कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, चाहे चेक कर लें आप, ठीक है जी। तो इस तरह दोस्तों सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जितने नंबर ऑफ वैल्यूज आपके गिवन हो लोअर बाउंड के अंदर उसका हम फैक्टोरियल ले लेते हैं। फैक्टोरियल लेने के बाद जो आंसर आए उतने हम उसके कम्बिनेशन बना लेते हैं। अब इन कम्बिनेशन को दोस्तों हम यूज़ करते हुए क्या करेंगे, एक डिसीजन ट्री बिल्ड करेंगे, अब डिसीजन ट्री किसकी बेस पर बिल्ड करेंगे वो बता देता हूँ। पहले ये देखें ज़रा, मान लें आपने यहाँ पे कहा कि जो A1 है ना इसकी वैल्यू है 1, A1 की वैल्यू है 1। उसके बाद आपने कहा A2 जो है ना, A2 जो है उसकी वैल्यू है मान लो 2, ठीक है जी। और आपने कहा जो A3 है ना उसकी वैल्यू मान लो 3, ठीक है। अब दोस्तों हम इन वैल्यूज़ की बेस पर डिसीजन लेंगे। देखना ज़रा, ये देखें ज़रा, अब ये जो आपने पॉसिबल कम्बिनेशन लिखी है ना इन कम्बिनेशन में से ही कोई आपका एक आंसर ठीक होगा, मतलब कोई एक आंसर आपका ठीक होगा, कोई एक कम्बिनेशन ठीक होगा। अब वो कैसे पता चलेगा कि कौन सा आंसर ठीक है, वो ये डिसीजन ट्री बताएगा दोस्तों हमें। अब डिसीजन ट्री कैसे वर्क कर रहा है, अब यहाँ पे देखें ज़रा, गौर करें ज़रा, यहाँ पे देखिए कहता है अगर A1 की जो वैल्यू है अगर वो लेस हो A2 से तो इसके दो आंसर आ सकते हैं, या तो ये कंडीशन ठीक होगी, ट्रू हो, यस होगी, या ये नो होगी। मतलब या तो A1 की वैल्यू A2 से लेस होगी या नहीं होगी। अगर दोस्तों कहता होगी तो फिर हमने चेक किया क्या A2 की जो वैल्यू है क्या वो A3 से छोटी है, तो अब इसके भी दो आंसर होंगे, यस या नो। तो दोस्तों अगर A2 की वैल्यू A3 से छोटी है तो A1 किससे छोटा था, A2 से, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, फिर A1 पहले आएगा, A2 बाद में आएगा और A3 तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अगर A1 की वैल्यू A2 से तो छोटी है, मतलब ये यस हो गया, लेकिन A2 की वैल्यू A3 से छोटी नहीं है, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि A2 जो है वो A3 से बड़ा है, तो इसका मतलब है A3 पहले आएगा। तो यहाँ पे देखें आगे फिर वो मजीद कंडीशन चेक कर रहा है, कहता ठीक है ये तो मुझे पता लग गया कि जो A2 है वो A3 से छोटा नहीं है। तो कहता अब ये चेक करो क्या A1 A3 से छोटा है। अगर तो A1 A3 से छोटा होगा तो फिर क्या होगा, बोला 1 पहले आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। लेकिन कहता अगर A1 जो है वो A3 से छोटा नहीं है, इसका मतलब फिर क्या हुआ कि जनाब फिर A3 सबसे छोटा है, तो फिर हम क्या करेंगे 3 पहले आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। समझ आ गई बात की। तो इस तरह दोस्तों ये डिसीजन ट्री जो है वर्क करता है। तो ये देखें इसलिए जो 1 2 3 4 5 और 6 जो हमने 6 कम्बिनेशन निकाले थे यहाँ पे, ये देखिए ये जो 6 कम्बिनेशन हमने पुट किए थे, इन 6 कम्बिनेशन को उसने डिसीजन ट्री के साथ हमें सारा डिटेल से बयान कर दिया कि हर एक जो है वो डिसीजन के ऊपर एक कम्बिनेशन जो है वो फुलफिल हो रहा है। समझ आ गई बात की। तो इस तरह दोस्तों आपने इसको करना था। तो बाकी ये कंक्लूजन है इसकी। और यहाँ पे देखिए वगैरह जनाब हमें फाइनली ये देखें कहता है ये जो हमारे पास लोअर बाउंड स्टार्टिंग है इसके ऊपर भी कितना टाइम लग रहा है, ओमेगा ऑफ n log n टाइम लगता है हमें इसमें। मतलब इसका वर्स्ट केस के अंदर भी कहता है हमारे पास n log n टाइम लगेगा। तो मतलब कितना ये अच्छा एल्गोरिथम है कि जिसमें देखें बुरे से बुरे केस के अंदर भी आपके पास कितना टाइम लग रहा है, सिर्फ n log n टाइम लग रहा है। सो इसलिए ज़्यादा 200 के चांसेस होते हैं कि हम इसी मतलब लोअर बाउंड जो हमारे पास एल्गोरिथम है इसको ही सॉर्टिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी। यहाँ तक दोस्तों आपके लेक्चर नंबर 16 कंप्लीट होता है। चार चैप्टर यहाँ तक आपके फिनिश होते हैं। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।